हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह मास्टर वीडियो है। इसमें जितने भी सारे घटना और जितने भी सारे कार्य हुए हैं, सारे चीज़ को हम एक ही वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। और दोस्तों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा देखने के बाद तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट नंबर में हम देखेंगे पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है पूरा पाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार क्या था? तो आग था। पूरा पाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार आग था। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वो कौन था? तो कुत्ता को पालतू बनाया था। नेक्स्ट है, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम नव पाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ की थी। यानी खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ कब हुई थी? तो नव पाषाण काल में। वही पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य लुहरा देव से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लुहरा देव से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाने वाला अन्न कौन है? तो जौ है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मेहरगढ़ से होते हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यानी भीमबेटका जो गुफा है मध्य प्रदेश में, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भीमबेटका है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल पाया गया था, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो गर्तावास का साक्ष्य भी गुफा गराल एवं बुर्जहोम श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से? गुफा गराल एवं बुर्जहोम श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु है तांबा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को और कौन सी सभ्यता कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। यानी मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी डेड ऑफ माउंट भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। यानी मोहनजोदड़ो में किसकी मूर्ति मिली है? तो पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और उस पर किसकी प्रतिमा मिलती है? तो शिव जी की आकृति जैसा चित्र मिलता है पशुपति की मूर्ति पर। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता का बात कर ले तो ये नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? तो मृतकों का टीला। अब देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला।
कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में, हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में? तो आप याद रखिएगा सिंधी भाषा में होता है मृतकों का टीला। ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? मृतकों का टीला, यानी डेड ऑफ माउंड। ठीक है, डेड ऑफ माउंड, डेड ऑफ माउंड, माउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के किस जिले में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान के लारकाना जिले में है। ठीक है, और मोंटेगोमरो जिला में कौन है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मोंटेगोमरो में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो शहर योजना प्रणाली, नगर योजना प्रणाली थी। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी, इसलिए शहर योजना प्रणाली, नगर नियोजन प्रणाली थी। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी सिंधु सभ्यता में सड़कें क्या करती थी? एक दूसरे को, यानी एक इधर से गया है तो इसके समकोण में, यानी 90 डिग्री के एंगल पर ही निकल के दूसरी सड़क जाएगी, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर है नेक्स्ट आपके सामने पूरा लेखा शास्त्र, यानी एपिग्राफी किसका अध्ययन है? तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, यानी पूरा लेखा शास्त्र कहा जाता है। एपिग्राफी को हिंदी में पूरा लेख शास्त्र भी कहते हैं। यह शिलालेखों का अध्ययन होता है, एपिग्राफी यानी पूरा लेखा शास्त्र। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्व बसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न कि द्रविड़ व वैदिक आर्यों का। यानी सिंधु सभ्यता के विकास में संभवतः किसका योगदान था? तो हड़प्पा पूर्व बसी, यानी हड़प्पा से पहले बसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विकास में। लेकिन यहाँ कहा गया कि द्रविड़ और वैदिक आर्यों का इसमें योगदान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जली हुई ईंटों के मकान, प्रथम यथार्थ मेहराब, पूजा स्थल व कला व स्थापत्य में से जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी जली हुई ईंटों के मकान, प्रथम यथार्थ मेहराब, पूजा स्थल व कला व स्थापत्य में से सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो जली हुई ईंटों के मकान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कला को किसने प्रभावित किया? तो प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजारों को आकार देने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो पत्थर के औजारों को आकार देने के लिए पत्थर का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों जौ, चावल एवं गेहूं से परिचित थे, उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। यानी किसका ज्ञान नहीं था? तो आलू का उनका ज्ञान था, तो आलू का नहीं था, लेकिन जौ और गेहूं और चावल से परिचित थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा, तांबा, टीन, सोने एवं चांदी से भी परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। लेकिन सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया था उन्होंने? तो तांबा का। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो धातु और बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थान। तो देखिए दोस्तों, कच्चा माल है, इधर प्राप्ति स्थल है। यानी तांबा का कहाँ से प्राप्त हुआ था? तांबा कहाँ से? तो खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा डाटा। तांबा कहाँ से मिला था? तो खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। लाजवर्द जो होता है तो लाजवर्द बदख्शां से, अफगानिस्तान से। लाजवर्द कहाँ से? अफगानिस्तान के बदख्शां से। ठीक है, फिरोजा और टीन ये कहाँ से? तो फिरोजा और टीन ईरान से प्राप्त हुए थे। चांदी कहाँ से? तो चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर खानों से एवं अफगानिस्तान एवं ईरान से। यानी चांदी कहाँ से? तो राजस्थान का जावर एवं अजमेर, यानी राजस्थान, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी। तीन जगह से, राजस्थान, अफगानिस्तान एवं ईरान से। ठीक है, राजस्थान भारत में पड़ता है और अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी प्राप्त हुआ था। सीसा का बात करते हैं तो सीसा अफगानिस्तान से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं शिलाजीत। तो शिलाजीत हिमालय से प्राप्त हुआ था। और वहीं यदि गोमेद का बात कर लें तो गोमेद कहाँ से? गुजरात से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और एक आता है लाजवर्त। लाजवर्त कहाँ से? मेसोपोटामिया से, सॉरी लाजवर्त यहाँ पर दिया गया है, अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी पर स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ भी समझ लीजिए दोस्तों। कालीबंगा जो है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। क्या होता है? काली चूड़िया। ठीक है, काली चूड़िया। ठीक है,
और ये घग्गर नदी पर स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल है, वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चन्हुदड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, यानी किसी दुर्ग का अस्तित्व कहाँ से नहीं मिला है? तो चन्हुदड़ों से किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है, यानी धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है, और लेकिन गुजरात के किस जिले में? तो कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है धौलावीरा। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में धौलावीरा को 40वां विश्व विरासत सूचित में 40वें नंबर पर जोड़ लिया गया है। ठीक है, धौलावीरा को, ठीक है, गुजरात का धौलावीरा है, इसको 40वें नंबर का विश्व विरासत सूची में दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं, यानी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त कहाँ से हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी, यानी आर्यों का जब उदय हुआ उससे पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता भारत में विद्यमान थी। उनके उदय के समय तक यह नष्ट हो गई, यानी आर्यों के उदय के समय जब हुआ तब तक यह नष्ट हो चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, धौलावीरा, लोथल, कौशाम्बी तथा कालीबंगा में से कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन कौशाम्बी इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हड़प्पा कालीन घर किसके बने होते थे? तो पक्की ईंटों के बने होते थे, यानी ब्रंट ब्रिक्स भी इसे कहा जाता है, पक्की ईंटों को। तो हड़प्पा कालीन घर जो होते थे ब्रंट ब्रिक्स यानी पक्की ईंटों के बने होते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध किससे था? तो मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गन्ना, सरसों, तिल तथा जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किसका स्रोत नहीं मिला है? तो गन्ना का स्रोत नहीं मिला है, लेकिन सरसों, तिल और जौ का सिंधु घाटी सभ्यता में स्रोत मिला है, जबकि गन्ने का नहीं मिला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा तथा रोपण में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, कालीबंगा, रोपण से तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन नागार्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है लोथल को, यानी जो कि गुजरात में है, लोथल, भोगवा नदी के किनारे, उसी को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है, लोथल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों को गोदी यानी डॉक यार्ड है, यानी लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो जहाजों की गोदी है, यानी डॉक यार्ड है, जो कि लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नज़दीक अवस्थित है, यानी जो रंगपुर में मिले हैं सिंधु घाटी के अवशेष जो कि है भग्नावशेष, वो कहाँ है? तो भारत के अहमदाबाद गुजरात के नज़दीक अवस्थित है। ठीक है, रंगपुर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लोथल एक स्थल है जहाँ सिंधु घाटी यानी इंडस वैली की गोदी यानी डॉक यार्ड पाई जाती है। अभी आपने देखा, इसके पहले क्वेश्चन था कि लोथल जो है सिंधु घाटी की बंदरगाह नगर लोथल है, उसका मुख्य विशेषता क्या है? तो वहाँ पर डॉक यार्ड पाया जाता है। ठीक है, तो यही है इसका, जहाज़ों की गोदी वहाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, यानी लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया है यानी पढ़ा नहीं जा सकता है, तो वो कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त होता है, यानी चांदी का उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा संस्कृति से ही। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के
साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, यानी सिंधु सभ्यता का जो वृहद स्नानागार था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में दिया गया है प्रमुख स्थल, उसके बाद है उत्खननकर्ता या खोजकर्ता और वर्ष है। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता के खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने 1921 में। वहीं मोहनजोदड़ो का बात कर ले तो मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी ने 1922 में, मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी ने 1922 में उत्खनन किया। रोपण को किसने खोजा, तो रोपण को यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में, रोपण का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में। वहीं लोथल का तो एस.आर. राव ने 1955 में, लोथल का खोज एस.आर. राव ने 1955 में। कालीबंगा का बीबी लाल ने खोज किया था, कालीबंगा का 1961 में, ठीक है, 1961 में खोज किया था कालीबंगा का बीबी लाल ने। रंगपुर का एम.एस. वत्स ने खोज किया था 1931 में, रंगपुर का 1931 में एम.एस. वत्स ने खोज किया था। वही यदि बात करें चनुदड़ो का, तो चनुदड़ो का एन.जी. मजूमदार ने खोज किया था चनुदड़ो का 1935 में, 1935 में चनुदड़ो का खोज एन.जी. मजूमदार ने खोज किया था। सुरकोटता का देख लेते हैं, तो सुरकोटता का जे.पी. जोशी ने खोज किया था 1964 में, सुरकोटता का खोज किसने किया, जे.पी. जोशी ने 1964 में। वहीं यदि बात करते हैं बनवाली का, तो बनवाली का आर.एस. विष्ट ने 1973 से 74 में, बनवाली का खोज आर.एस. विष्ट ने 1973 से 74 में। आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया। कोटदीजी का खोज फजल अहमद खान ने 1955 में किया, कोटदीजी का खोज 1955 में फजल अहमद खान ने किया। सूतकांगन डोर का खोज ऑरेल स्टाइन ने किया 1927 में, सूतकांगन डोर का खोज किसने किया, ऑरेल स्टाइन ने 1927 में। मांडा का खोज किसने किया, तो मांडा का जे.पी. जोशी ने 1982 में, मांडा का खोज जे.पी. जोशी 1982 में। बालाकोट का खोज जॉर्ज एफ. डेल्स ने 1979 से 81 में, जॉर्ज एफ. डेल्स 1979 से 81 में बालाकोट का खोज। धौलावीरा का खोज जे.पी. जोशी ने खोज किया 1967 से 68 में, धौलावीरा का खोज। मिताथल का खोज 1968 में सूरजभान ने किया, और राखी गढ़ी का भी खोज सूरजभान ने ही किया था 1 साल बाद 1969 में। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ मालूम हो गया होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आखेट था, पूरा पाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती थी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता किस कारण से आर्य लोगों से पूर्व की सभ्यता मानी जाती थी, तो मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिला था सिंधु घाटी सभ्यता से, इसी कारण आर्यों से पूर्व की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को मानी जाती थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिले हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल है जहाँ से एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिले हैं, तो वो हड़प्पा स्थल से मिला है, एक पंक्ति में ही 6 अन्न भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन आमतौर पर किस रंग के बनाए जाते थे, तो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में महापाषाणी संस्कृति यानी महापाषाण संस्कृति 500 BC से 100 AD हमें ऐतिहासिक काल के पास लाती है। महापाषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घिरे कब्र का उपयोग किया, यानी महापाषाणी जो थे वो क्या किए थे, किसका उपयोग किए थे, तो बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घिरे कब्र का उपयोग किया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में से मुहरें यानी सील्स वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी, सिंधु घाटी में खुदाई जब किया गया तो वहाँ से मिले अवशेष में मुहर मिले थे, तो मुहर किसको निर्दिष्ट करते थे, तो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को, ठीक है, यानी कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को ये निर्देशित करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में लोथल भी है, तो वो भी गुजरात भारत में ही है, धौलावीरा भी गुजरात भारत में है, लेकिन हड़प्पा जो है यह भारत में नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका किया गया है, तो एक श्रृंगी बैल का, और उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो कुबड़ वाले बैल का अंकन किया गया है, ठीक है, मुहर पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। यानी पशुपति शिव का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर मिला है पशुपति शिव का प्रमाण, जिस पर क्या है, तो जिस पर योगी की आकृति बनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अनंत प्रसिद्ध है। यानी नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, रोपण में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के चंडीगढ़ के नजदीक अवस्थित है। यानी जो रोपण में मिला था सिंधु घाटी के भग्नावशेष वो कहाँ के नजदीक है, तो भारत के चंडीगढ़ के नजदीक अवस्थित है। रोपण वाला मिला है वो चंडीगढ़ के नजदीक स्थित है, ठीक है, पंजाब में है, रोपण पड़ता है पंजाब में, तो इसीलिए चंडीगढ़ के नजदीक है जो रोपण से सिंधु घाटी के भग्नावशेष मिले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक साइड नगर दे दिया गया है, एक साइड नदी और सागर तट दे दिया गया है, यानी किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है। तो चलिए एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। रोपण, तो ये सतलज नदी के तट पर है, पंजाब में। फिर बात कर लेते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर है, राजस्थान में है। लोथल का बात कर लेते हैं, तो लोथल भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में। सूतकांगे डोर का बात कर लेते हैं, तो ये दास नदी के तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोख्ता कोह, तो सोख्ता कोह सादिकौर नदी के तट पर है, किस नदी के, सादिकौर नदी के तट पर है सोख्ता कोह। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। रंगपुर, तो रंगपुर मादर नदी के, यहाँ भादर नहीं होगा, मादर नदी के, रंगपुर किस नदी के तट पर है, तो मादर नदी के तट पर है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटदीजी, तो कोटदीजी भी सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट है कुणाल, तो कुणाल सरस्वती नदी के तट पर है, कुणाल कहाँ है, सरस्वती नदी के तट पर। नेक्स्ट है चन्हुदड़ो, तो चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट है दोस्तों बनवाली, तो बनवाली है सरस्वती नदी के तट पर, या इसको रंगोई भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, बनवाली है सरस्वती या रंगोई नदी, ठीक है। तो यहाँ पर दो ठो आंसर होता है, कभी रंगोई कभी सरस्वती दे देता है, तो याद रखिएगा बनवाली सरस्वती या रंगोई नदी के तट पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं मांडा, तो मांडा चिनाब नदी के तट पर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भगवानपुरा, तो भगवानपुरा भी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। दाइमाबाद को बात करते हैं, तो ये प्रवरा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है आमरी, तो आमरी कहाँ है, तो सिंधु नदी के तट पर है। और राखीगढ़ी का बात करें, तो राखीगढ़ी सरस्वती या घग्घर नदी के तट पर है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये भी डाटा सारा आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध। दोस्तों सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल गढ़ राखीगढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन है, तो राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में बांध का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा गुजरात से मिला है। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता, अब देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। आर्य शब्द का आशय श्रेष्ठ या एक से उत्तम व्यक्ति है, यानी आर्य शब्द का आशय क्या है, श्रेष्ठ है या एक उत्तम व्यक्ति है, ठीक है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यानी किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है, तो सभा और समिति को ही प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, जिसका वर्णन अथर्ववेद में है। नेक्स्ट है, वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था, यानी इंद्र का प्रिय अस्त्र क्या था, वज्र। नेक्स्ट है, मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का काल
किस युग से संबंधित है? तो ऋग्वेद का काल लौह युग से संबंधित है, यानी लौह युग से संबंधित है ऋग्वेद का काल। नेक्स्ट है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम है शूल्व सूत्र, यानी शूल्व सूत्र वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट है वैदिक काल में मंत्रों की रचना करने वाली प्रमुख महिलाएं आपला, लोपामुद्रा एवं घोषा हैं, यानी वैदिक काल में मंत्रों की रचना करने वाली कुछ प्रमुख महिलाएं थी जिनका नाम है आपला, लोपामुद्रा एवं घोषा। आपला, लोपामुद्रा एवं घोषा वो महिलाएं थी जो वैदिक काल में मंत्रों की रचना करती थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेद के समय काबुल को क्या कहा जाता था? कुबा कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में के समय काबुल को क्या कहा जाता था? कुबा कहा जाता था। यानी अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुबा किसका पुराना नाम है, किस नदी का पुराना नाम कुबा है? तो काबुल का। ठीक है, और कुबू पूछता है तो कुबू कुर्रम का प्राचीन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है ऋग्वैदिक कालीन नदियों को, यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ ज्ञान का, यानी प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ ज्ञान का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन काल यानी वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल यानी प्राचीन काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में ग्राम भोजक यानी गांव के मुखिया को कहा जाता था। तो गांव के मुखिया को प्राचीन काल में ग्राम भोजक कहा जाता था। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपनिषदों की रचना कब हुई? तो उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी उपनिषदों की रचना? उत्तर वैदिक काल में। दो काल है, तो वैदिक काल में एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक, तो उपनिषद की रचना उत्तर वैदिक काल में ही की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन था। यानी प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ कितने चरण में मानव जीवन काल का विभाजन था? तो 4 चरण में। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। ठीक है, यानी उन आश्रमों में, चारों आश्रमों में कौन कौन था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब चारों आश्रम है। नेक्स्ट है, न्याय, वेदांत, योग व सांख्य में से सांख्य प्राचीनतम है। यानी ये सारे जो दिए गए हैं दर्शन दिए गए हैं, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन में से कौन सबसे प्राचीनतम है? तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीनतम है। जिसका संपादक कौन थे? तो इसके संपादक सांख्य दर्शन के थे कपिल मुनि। ठीक है, और न्याय दर्शन के गौतम बलश्रीत है। ठीक है, योग दर्शन के पतंजलि थे। आप कमेंट में कीजिएगा वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलन में नहीं था। यानी ऋग्वैदिक काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलन में था कि नहीं था? तो बहुपतित्व विवाह प्रचलन में नहीं था। ठीक है, बहुपतित्व का अर्थ आप समझ नहीं रहे होंगे तो बता देते हैं। बहुपतित्व यानी बहुत सारा विवाह, मतलब एक के साथ मतलब 2-4 आदमी विवाह कर सकता था। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एतरे यानी एतरे विजासेना कृष्णामृत में से एतरे एक उपनिषद है। यानी एतरे हो गया, विजासेना हो गया, कृष्णामृत हो गया, इसमें से एतरे क्या है? तो एतरे एक उपनिषद है। ठीक है, एतरे ब्राह्मण का नाम भी सुने होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। यानी वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था? तो राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम चरण माना जाता था। यानी 4 ठो आश्रम था, अभी आपने देखा यहाँ पर 4 ठो आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें से जो ब्रह्मचर्य है इसको प्रथम चरण माना जाता था। प्राचीन भारत में वन व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न करना था। यानी प्राचीन भारत में वन व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका क्या था? यानी ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य ये सब बांटा गया था। तो वैश्य की भूमिका क्या था? तो व्यापार एवं कृषि कार्य को संपन्न करना। नेक्स्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 4 भारतीय वर्ण है, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भारतीय वर्ण है, जबकि वैश्विक कोई वर्ण नहीं है। ठीक है, 4 ही ठो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों मतलब अलग अलग जगह से जन्म लिए थे। ब्राह्मण कहाँ से लिए थे? कोई मुख से लिया था, कोई जांग से लिया था। तो इसको आपको मालूम नहीं है तो आप इसको भी जानिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी बताएंगे और आगे चलिए तब तक इसको देखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हर एक टॉपिक पर डिटेल में हम जानकारी देने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किंवदंती राजा भारत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा के पिता का नाम क्या था? यानी किंवदंती राजा भरत थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, इनके पिता का क्या नाम था? तो भरत के पिता का नाम दुष्यंत था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन मीमांसा का संस्थापक कौन थे? तो भारतीय दर्शन जो मीमांसा है, तो मीमांसा दर्शन का संस्थापक कौन थे? तो जैमिनी को माना जाता है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम क्या है? तो हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। भारत ने अपना नाम किससे प्राप्त किया? तो भारत ने अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया था, ठीक है, यानी सिंध। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम क्या है? पौराणिक हिंदू ग्रंथ भरत की पत्नी का नाम क्या है? तो मांडवी है। यानी पौराणिक जो हिंदू ग्रंथ है उसमें भरत की पत्नी का नाम क्या था? तो भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। और इनके पिता का नाम क्या है? तो दुष्यंत है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। यानी जो महर्षि परशुराम थे इनका जन्म कब हुआ था? तो अक्षय तृतीया के दिन ही इनका जन्म हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। आर्यों की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की विशद जानकारी कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में आर्यों की विशद जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। नेक्स्ट है आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो आर्यों का निवास स्थान कैस्पियन माना जाता था, ठीक है। और आर्य कहाँ से आए थे? तो आपको मालूम होगा मध्य एशिया से, यानी कैस्पियन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। यानी ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है? तो पेरियार नदी का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। पेरियार नदी कहाँ है? तो बताइएगा, ये केरल में है, ठीक है दोस्तों, हम ही बता दे रहे हैं केरल में है। नेक्स्ट है सुश्रुत आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। यानी आयुर्वेद के रचनाकार किन्हें माना जाता है? तो सुश्रुत को माना जाता है, यानी आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है सुश्रुत को। नेक्स्ट है मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चली थी। नेक्स्ट है उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यानी दर्शन का ग्रंथ किसे कहा जाता है? उपनिषद को। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। और महाभारत का ही नाम है जय संहिता, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेदीय नाम पुरुषनी, रावी नदी आधुनिक नाम के तद्रूप है। यानी ऋग्वेदिक कालीन नाम है पुरुषनी, यह किसका नाम है? तो रावी नदी का ही पुरुषनी पुराना नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव अन्य सांसारिक दृष्टिकोणों का विकास था। यानी भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव अन्य सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट है सामदेव भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट है वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बाली या बलि कहा जाता था। नेक्स्ट है पूर्वा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। यानी वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण क्या नहीं है? तो पूर्वा। नेक्स्ट है हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया। यानी हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने किससे प्रथम 3 वेदों का सृजन किया? तो अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया था। और 3 वेद कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद आता है, ठीक है। तो जो 3 वेद हैं तो उनका सृजन वायु, अग्नि, वायु और रवि से किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बौद्ध एवं जैन धर्म। तो बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन माने जाएंगे? तो ऋषभदेव ही, यानी जो संस्थापक होगा वही प्रथम तीर्थकर होगा। तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। आचार्य महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था,
ठीक है। महावीर 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो थे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, जिनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी, उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है और प्रथम संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी का विवाह कौंडिन्य गोत्रीय कन्या यशोदा से हुआ, यानी महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा, जो कि कौंडिन्य गोत्र का कन्या थी। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के जीवन, कृत्यों एवं अन्य समकालिकों से उनके संबंधों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। यानी भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट है जिरिम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, तो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर है ऋजुपालिका नदी, और उनको गौतम बुद्ध को मिला था वो फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के तट पर, और ठीक है उनको पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इनको कहाँ हुआ था? तो साल वृक्ष ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था जिरिम्भिक ग्राम के निकट। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन, जिन विजेता, अहर्त यानी योग्य तथा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाएं। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाएं? तो केवलिन कहलाएं, जिन कहलाएं, जिन यानी विजेता कहलाएं, अहर्त यानी योग्य कहलाएं तथा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित भी कहलाएं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को इन सारे नामों से बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व पावा में हुई थी, यानी जो पावापुरी है वहां पर ही महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और जन्म कब हुआ था? तो 599 ईस्वी पूर्व में, और मृत्यु हो गई 527 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है त्रिरत्न, यानी जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, यानी आचरण का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है, यानी अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया गया है? तो ये जैन धर्म में ही किया गया है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है अनेकांतवाद जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद। नेक्स्ट है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। ठीक है। जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। तो उसमें से जो श्वेतांबर थे उनका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। ठीक है। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य का नाम जमाली था। ठीक है। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी जैन धर्म का जो दर्शन शास्त्र था उससे किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया? तो स्यादवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया, यानी जैन धर्म ने किसका उपदेश दिया? तो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखने का और अहिंसा का उपदेश दिया। उनका भगवान में विश्वास नहीं था, यानी जैन धर्म का भगवान में विश्वास था कि नहीं? तो भगवान में विश्वास नहीं था, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था और अहिंसा का उपदेश भी दिया था जैन धर्म ने। नेक्स्ट है कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग और श्रावस्ती में से पावापुरी जैन धर्म से संबंध है, यानी कपिलवस्तु, प्रयाग, श्रावस्ती ये सब है, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन पावापुरी है यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि पावापुरी में है महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था, और श्रावस्ती और कपिलवस्तु ये सब महात्मा बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है जैन तीर्थकर महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट है सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति तथा ईश्वर में आस्था में से ईश्वर में आस्था जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है, यानी जैन धर्म के त्रिरत्नों में ईश्वर में आस्था जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखते थे, इसलिए ईश्वर में आस्था जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक मुक्ति ये जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है।
नेक्स्ट है जैनों का श्वेतांबर वर्ग सिर्फ सफेद कपड़ा पहनता था, ठीक है, और दूसरा जो वर्ग था वो नंगा रहता था, ठीक है। जैनों का श्वेतांबर वर्ग सिर्फ सफेद कपड़ा पहनता था। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है, यानी जैन धर्म किस पर बल देता है, तो ज्ञान प्राप्ति पर, ठीक है। नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है, तो सभी सजीव एवं पदार्थों में आत्मा का वास है, यानी यह जो सिद्धांत है यह जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग कर देता था, और वो क्या था, तो सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास है, ठीक है। यही सिद्धांत था जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता था। नेक्स्ट है जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य क्या है, तो कैवल्य का, यानी जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य किसका है, तो कैवल्य का। नेक्स्ट है पारसनाथ जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, यानी पारसनाथ जो पहाड़ी है वो वो जगह है पारसनाथ, वो जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पारसनाथ से जुड़े होने के कारण समेध शिखर क्षेत्र जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया, यानी पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण जो समेध शिखर क्षेत्र है उसको जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया, समेध शिखर क्षेत्र को। नेक्स्ट है भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था, यानी जैन धर्म किस शासक के काल में फैला था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म फैला था। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन सभा। नेक्स्ट है बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी जैनियों के लिए एक धार्मिक स्थल है, यानी बिहार का नालंदा जिला है वहीं पर पावापुरी है, नालंदा जिला में है, तो वो जैनियों का एक धार्मिक स्थल भी है। नेक्स्ट है भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति कहाँ है, तो श्रवण बेलगोला में स्थित है जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है, और महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था, कुशीनगर में यानी कुशीनारा में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो आलार कलाम थे जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित है। तो आलार कलाम दोस्तों इनके प्रथम गुरु थे, और एक रुद्र रामपुत्र थे वो इनके गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना रखा है, यदि उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको देख लीजिए। सारा एक एक क्वेश्चन जो महात्मा बुद्ध से यानी लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, संगीति से लेकर उनसे संबंधित व्यक्ति, घोड़ा और उनके सारथी का नाम, उनके माता पिता का नाम जो भी है, और प्रथम संगीति में क्या क्या कार्य हुआ, सारा डिटेल उसमें दिया गया है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है, प्रथम उपदेश को इनके धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट है पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया कहाँ है, तो निरंजना नदी पर स्थित है, यानी बोध गया निरंजना नदी जिसको हम लोग फाल्गु नदी भी बोलते हैं, तो उसी पर स्थित है बोध गया। नेक्स्ट है अष्टांग मार्ग का संबंध किससे है, तो अष्टांग मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से ही है। अब अष्टांग मार्ग में क्या किया गया है दोस्तों, तो समस्त दुखों से निपटने के लिए 8 मार्ग बतलाए गए हैं, तो उसी को अष्टांग मार्ग कहा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अब देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में दिया गया है। त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है, यानी त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से ही है, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन है, तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों में संघ के नियम को किससे प्राप्त होते हैं, तो संघ का नियम दोस्तों जो होता है वो विनय पिटक से ही प्राप्त होता है। जो 3 त्रिपिटक है उसमें से विनय पिटक से ही संघ का नियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, यानी गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को यानी लॉर्ड बुद्धा को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहा गया, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको बुद्ध कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में मल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, ठीक है।
तो मल जो है आपने 16 महाजन पद नहीं देखा होगा तो उसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी बना कर रखा गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो 16 महाजनोपन की राजधानी कहाँ कहाँ थी उसके बारे में हमने डिटेल में बताया है, तो आप उसको देखें जरूर, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा जितने भी महाजन पद हैं उनकी राजधानियाँ और कहाँ कहाँ से संबंधित है, कौन कौन क्षेत्र। तो चलिए देख लेते हैं। मल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी उनकी मृत्यु को क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, तो दोस्तों बुद्ध के सारथी का नाम चना था। नेक्स्ट है गृह त्यागने के बाद बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी बोध गया में ही बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ठीक है, जिसको संबोधि कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध के ऋषि पतन सारनाथ यानी मृगदांव, ऋषि पतन या मृगदांव भी कहा जाता है, सारनाथ में ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया। यानी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने कहाँ अपना उपदेश दिया सर्वप्रथम, तो सारनाथ का जो ऋषि पतन या मृगदांव है वहीं पर प्रथम उपदेश दिया, जिसे क्या कहा जाता है, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध के मरणोपरांत हुए प्रथम बौद्ध सम्मेलन यानी प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और इसके शासक कौन थे, तो इस समय शासक थे अजातशत्रु, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये प्रथम सम्मेलन यानी बौद्ध संगीति हुई थी, ये राजगृह के नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह व्यक्ति, और एक चीज याद रखिएगा, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह के सप्तपर्णी नामक गुफा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह व्यक्ति जो ईश्वर की विद्यमानता में विश्वास नहीं रखता क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथाएं अचरांग सूत्र दीर्घ निकाय व सुमंगला विलासिनी में से अचरांग सूत्र जैन ग्रंथ है, बाकी सभी बौद्ध धर्म से संबंध है। यानी देखिए दोस्तों, जातक कथा है, दीर्घ निकाय है और सुमंगल वालसिनी है, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन आचरांग सूत्र है, यह जैन धर्म का ग्रंथ है। आचरांग सूत्र किसका ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है। बाकी जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, दीर्घ निकाय भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और सुमंगल विलासिनी भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक आगम आता है तो वो भी जैन धर्म का ही साहित्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध धम्म संघ तथा अहिंसा में से अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या कहें, बुद्ध धम्म और संघ, लेकिन अहिंसा इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया। 8 मार्ग का रास्ता बताए थे, तो उसी को निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया, यानी 8 मार्गों को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। नेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य के उदाहरण है। यानी बौद्ध साहित्य के उदाहरण क्या क्या है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु हैं, जो कि बौद्ध साहित्य के उदाहरण है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो इंडोनेशिया के जावा में स्थित है, जिसका नाम बोरोबुदुर मंदिर है। यानी विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर का मंदिर है। नेक्स्ट है कला साहित्य वास्तुकला संगीत व धार्मिक क्रियाकलापों में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान धार्मिक क्रियाकलापों में है। यानी कला में, साहित्य में, वास्तुकला, संगीत और धार्मिक क्रियाकलापों में से बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान किस क्रियाकलाप में है, तो धार्मिक जो क्रियाकलाप थी उसी में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान रहा। नेक्स्ट है लिंगायत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो बसवा अथवा बसव को है। यानी इसको बसव राज भी कहते हैं। लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो बसव राज। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक 2 अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में कब विभक्त हो गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसी में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक 2 अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में बट गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कब, तो ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी और इसके समय में शासक थे कनिष्क थे और इसके अध्यक्ष थे वसुदेव और इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष था, ठीक है। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। यानी हीनयान और महायान में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म बट गया, तो उसमें से जो महायान शाखा थी वो मूर्ति पूजा पर जोर दिए थे, ठीक है। महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। नेक्स्ट है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो सारनाथ ही बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म
किससे संबंधित है? तो सम्यक आचरण से बौद्ध धर्म संबंधित है। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं का निर्माण कब किया गया? तो अजंता गुफाओं का निर्माण भी गुप्त काल में किया गया। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित है? तो विचारों और आचरणों की शुद्धता से, यानी विचार और आचरण की शुद्धता से ही संबंधित है बुद्ध के उपदेश। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो महामाया था इनके माता का नाम, जबकि इनके मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था इनके माता के मृत्यु के पश्चात, तो उनका नाम था गौतमी बलश्री। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। और उसमें अध्यक्ष कौन था? तो उसमें अध्यक्ष था सबा कमीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन अभिलेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां मिलती हैं, यानी जो नागार्जुन अभिलेख है उससे किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो नागार्जुन अभिलेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। यानी रत्नागिरी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ललितगिरी भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, उदयगिरी भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो 3 ये प्रमुख बौद्ध स्थल है, रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। ये कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है बुद्ध शब्द का अभिप्राय है ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति, यानी बुद्ध शब्द का अभिप्राय ही होता है ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति, इसीलिए इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है, बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। नेक्स्ट है बुद्ध को मूर्ति पूजा और बलि प्रथा मान्य नहीं थी, यानी बुद्ध को मूर्ति पूजा और बलि प्रथा मान्य थी कि नहीं? तो इसमें मान्य नहीं था बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा और बलि प्रथा। नेक्स्ट है लुम्बिनी बौद्धों का एक पवित्र स्थान है, यानी बौद्धों का पवित्र स्थान है लुम्बिनी। ठीक है। यहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। नेक्स्ट है मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता देना जैन और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है, यानी मोक्ष के लिए कठोरता तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता देना जैन और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया विवेक और दया का सागर कहा गया है, यानी द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कह सकते हैं, या इनको विवेक और दया का सागर भी कहा गया है। ठीक है। किसको? बुद्ध को। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर सोच और व्यवहार की शुद्धता से संबंधित है, यानी महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर किससे संबंधित है? तो सोच और व्यवहार की शुद्धता से। नेक्स्ट है पुराण, जातक, वेद, उपंग में से जातक बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। ठीक है। जातक जो है ये क्या है? बौद्ध कथाओं का संग्रह है, यानी बौद्ध साहित्य से संबंधित है जातक। ठीक है। पुराण तो जानबे करते हैं क्या होता है, पुराण और वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। तो इनमें से जातक जो है बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है बुद्ध और महावीर के बारे में सही है कि वे वर्ण की धारणा के बारे में दोनों के आचरण समान थे। ठीक है। यानी वर्ण के बारे में दोनों के आचरण समान थे बुद्ध और महावीर का, लेकिन वे दोनों एक ही शताब्दी में जन्मे थे तथा वे दोनों जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु यह सही नहीं है कि दोनों ने ही सरल, नैतिक एवं सादगी भरे जीवन की शिक्षा दी, क्योंकि जैनी कठोर तप में विश्वास करते थे। ठीक है। तो यही अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व अहिंसा है, यानी बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व क्या था? अहिंसा था। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप और प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी इसके शासक थे अजातशत्रु। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति, तो ये हुई थे 383 ईस्वी पूर्व और वैशाली में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सबा कमी और शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईस्वी पूर्व, कभी कभी 250 भी देता है, तो याद रखिएगा 250 यानी 250 ईस्वी पूर्व के लगभग में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष थे मगलीपुत्र तीस थे, और ये किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो ये प्रथम ईसा की शताब्दी में, यानी ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और ये किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं शैव और भागवत धर्म। तो भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे,
यानी भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भागवत धर्म के कृष्ण जी थे, जिनको वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है, क्योंकि वासुदेव के वो पुत्र थे। इसीलिए भागवत धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि ऐसे कृष्ण भी कह सकते हैं, लेकिन वासुदेव के पुत्र थे इसीलिए उनको वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। ठीक है, तो भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। वासुदेव कृष्ण वृष्णि कुल से संबंधित है, यानी वासुदेव कृष्ण किस कुल से संबंधित है? तो वृष्णि कुल से संबंधित है। वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, यानी वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से होने पर वैष्णव धर्म को पांचरात्र धर्म कहा जाने लगा, यानी कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से होने पर वैष्णव धर्म को पांचरात्र धर्म कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण को हेराक्लीज कहा है, यानी वासुदेव कृष्ण को हेराक्लीज किसने कहा? तो यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। नेक्स्ट है, विष्णु के भविष्य में होने वाले अवतार की कल्पना कल्कि यानी कली के रूप में की गई है, यानी विष्णु के भविष्य में होने वाले अवतार की कल्पना कल्कि के रूप में की गई है, यानी काली जिसको बोलते हैं, तो काली के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है, शैव धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है, यानी शैव धर्म की प्राचीनता जो है वो कैसी है? तो प्रागैतिहासिक है शैव धर्म की प्राचीनता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो यहाँ पर ऋग्वेद में शिव का नाम क्या था? तो ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंग पूजा का प्राचीनतम प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में शिव का नाम क्या था? तो ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र था। किस वेद में शिव का नाम रुद्र था? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का प्राचीनतम प्रमाण किससे मिलता है? तो ऋग्वेद का प्राचीनतम प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है। लिंग पूजा का प्राचीनतम प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है। नेक्स्ट है, वाजनसेयी संहिता में रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है, यानी कौन सी संहिता में रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है? किस पुस्तक में? तो वाजनसेयी संहिता थी, उसमें रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है। नेक्स्ट है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम का आरंभ एवं अंत दोनों शिव की स्तुति से किया है, यानी कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम का रचना किया पुस्तक का, तो उसमें आरंभ किससे किया? तो शिव की स्तुति से, और समाप्ति भी शिव की स्तुति से ही किया है उस पुस्तक में। सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय पाशुपत है, यानी शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय क्या है? पाशुपत। नेक्स्ट है, पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की थी। नेक्स्ट है, शैव धर्म के उपासकों को नैनार कहा जाता था, यानी शैव धर्म के उपासकों को क्या कहा जाता था? नैनार, जबकि वैष्णव धर्म के संतों को अलवर कहा जाता था, अलवार कहा जाता था, और शैव धर्म के उपासकों को नैनार कहा जाता था, जबकि वैष्णव धर्म के संस्थापकों को यानी संतों को अलवार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है, षोडश महाजन पद से मगध के उत्कर्ष। हाँ तो सॉरी दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है षोडश महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक, यानी जो 16 महाजनपद था उस वहाँ से लेकर मगध के उत्कर्ष तक का हम साम्राज्य देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में हर एक तथ्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला वहाँ से स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध था, यानी यहाँ कहा गया है कि प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला वहाँ से स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध था, यानी बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय था। कहाँ कहाँ? तो नालंदा और तक्षशिला में बड़े विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसलिए प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला प्रसिद्ध थे। ठीक है, बड़े विश्वविद्यालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था, यानी जो वज्जी संघ था वो बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित क्षेत्र था, वज्जी जो संघ था। ठीक है, नेक्स्ट है, अतीत का मगध राज्य लगभग आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था, यानी अतीत का जो मगध था वो राज्य, मगध राज्य जो था अतीत का, वो लगभग आधुनिक बिहार यानी वर्तमान बिहार के भौगोलिक समरूप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था,
जो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया। यानी विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन बना, जो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया, तो वैशाली गणतंत्र था विश्व का सबसे पहला जो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य पूर्व काल में वज्जी महाजन पद की राजधानी थी, तो मौर्य पूर्व काल में वज्जी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी, तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यानी अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो पाणिनि की पुस्तक है, और किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजेता सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मैसिडोनिया का शासक था सिकंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा यानी पंजाब पर विजय प्राप्त की। यानी सिकंदर ने कहाँ पर विजय प्राप्त किया था, तो पंजाब पर, पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त किया था अलेक्जेंडर सिकंदर। सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। यानी अवंतिका किसका नाम है, तो अवंतिका उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है अवंतिका। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, तोसली में प्राचीन काल कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। यानी तोसाली जो था वहाँ पर प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। कहाँ पर, तोसाली में। नेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी किस ग्रंथ से 16 महाजनपद जो हैं उनका जानकारी मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, शिशु नागवंश का शासक कालाशोक, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यानी कालाशोक को क्या कहा जाता है, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। शिशु नागवंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, काकवर्ण। कभी ऑप्शन में रहेगा तो वो भी सही कीजिएगा, या कालाशोक रहेगा तो वो भी सही कीजिएगा। कालाशोक के जगह पर यदि काकवर्ण आ गया तो आप कंफ्यूजन में न होइएगा। यानी शिशु नागवंश का संस्थापक कालाशोक या काकवर्ण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। यानी अजातशत्रु को क्या कहा जाता था, कुणिक कहा जाता था, जो कि हर्यक वंश का शासक रह चुका था। हर्यक वंश के संस्थापक इसके पिता थे बिंबिसार। ठीक है, और उसी का लड़का था अजातशत्रु, जिसको कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट है, नंदवंश ने मगध पर शासन किया। नंदवंश ने किस पर शासन किया, तो मगध पर शासन नंदवंश ने किया। नेक्स्ट है, बिंबिसार के शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। यानी किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध ने दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए, तो बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध अजातशत्रु ने किया था। यानी सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण था भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना। अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना तथा उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त होना। नेक्स्ट है, डेरियस ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। यानी कौन सा शासक था जो डेरियस मतलब वो था जो कि भारत पर आक्रमण नहीं किया था। अब पोरस के बारे में देख लीजिए। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। यानी सिकंदर का विरोध किसने किया था, तो पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं। यानी जो प्राचीन भारत का अंग महाजनपद है वहाँ पर बिहार के मुंगेर जिला और भागलपुर जिला के आधुनिक जिला सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, महाजनपद एवं राजधानियाँ देख लेते हैं। अब तो एक करके सबको देख लेते हैं। तो अंग की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट बात करें मगध की, तो मगध की गिरिब्रिज या राजगिरी, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली था, कौशल का राजधानी श्रावस्ती, अवंती का बात कर लें तो उज्जैनी और माहिष्मती। अवंती का जो उत्तरी राजधानी था वो उज्जैनी था दोस्तों, याद रखिएगा, और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती था। मल का बात कर लेते हैं तो मल का कुशावती, पावा या कुशीनारा, कुशावती, पावा या कुशीनारा या कुशीनगर इसको बोल सकते हैं, तो मल की राजधानी थी। नेक्स्ट है पंचाल के, तो पंचाल के अहिछत्र और काम्पिल्य राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेदी, तो चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कुरु, कुरु के इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर भी इसकी राजधानी थी। कुरु का वर्तमान दिल्ली इसमें आता है इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मत्स्य का, तो मत्स्य का विराटनगर राजधानी था। कंबोज का
राजधानी हाटक था। सूरसेन का राजधानी मथुरा, अस्मक के पोटली या पाटन अस्मक की राजधानी थी। गांधार का राजधानी तक्षशिला था। अब देखिए आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य में। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यूनानी लेखकों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स नाम का प्रयोग किया है। यानी यूनानी लेखक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या क्या नाम उपयोग किए हैं? सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। किसके लिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसने नाम ये प्रयोग किया? तो यूनानी लेखकों ने। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य था और उनका नाम चाणक्य भी उन्हें कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त नाम से भी जाने देते थे। तो कौटिल्य के अन्य नाम क्या क्या है? चाणक्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? तो यही थे जो अर्थशास्त्र की रचना की, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त के, तो वो कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज से निर्मित हुआ था? तो लकड़ी से निर्मित था चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने संभवतः पराजित किया था। यानी सेल्यूकस निकेटर जो था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था और इसी ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा था, मेगास्थनीज ने ही। और ये कहाँ का राजदूत था? तो ये यूनान का राजदूत था। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने करवाया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा में थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, और इनकी अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट है, अशोक का उसके शिलालेखों से सामान्यतः किस नाम से प्राप्त होता है? यानी अशोक का उसके शिलालेखों में कौन सा नाम प्राप्त होता है? तो प्रियदर्शी। ठीक है, यहाँ पर प्रियदर्शी होगा, देख लीजिएगा आप, प्रियदर्शी इस तरह से होगा, प्रियदर्शी। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रियदर्शी नाम उनके शिलालेखों में मिलता है। अशोक का नाम उनके शिलालेखों में प्रियदर्शी मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ईस्वी पूर्व 261 ईस्वी में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। यानी कलिंग विजय के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने 13वें शिलालेख में किया है। यानी कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन किसने, अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित में प्राप्त होता है। यानी इंडिका जो पुस्तक थी मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था, उसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। यानी मौर्य काल में एक सीता शब्द बोला जाता था, तो सीता का मतलब क्या था? तो सीता का मतलब राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होता था उसको सीता कहा जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट है, मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो राजस्व इकट्ठा करता था अधिकारी उसको समाहर्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन हुआ? तो वृद्धदत्त जो था मौर्य वंश का। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। यानी भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला साम्राज्य और सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था? तो वो मौर्य साम्राज्य ही था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, यानी मेगास्थनीज था वो किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो इंडिका उसके पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट है, चाणक्य वो इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप जानते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है।
ठीक है। मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में विभाजन, दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, मेगाथनीज की इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट है दिव्याकदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए उपगुप्त ने प्रेरित किया था। यानी दिव्याकदान थे तो उनके द्वारा क्या कहा गया कि अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए किसने प्रेरित किया था, तो उपगुप्त ने प्रेरित किया था। उनके अनुसार दिव्याकदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म दिव्याकदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए किसने प्रेरित किया था, तो उपगुप्त ने प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। यानी मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक के पिता थे वो बिंदुसार। नेक्स्ट है मौर्य वंश का महानतम शासक कौन हुआ, तो अशोक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने सुंगमित्र, देवनाम प्रिय व मिनांडर में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा। यानी बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने सुंगमित्र, देवनाम प्रिय व मिनांडर में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा था। ठीक है। अशोक की धर्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख 14 मुख्य शिलालेख में किया गया है। यानी अशोक की धर्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, तो 14 मुख्य शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट है जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम व जॉन मार्शल में से जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। यानी जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम व जॉन मार्शल में से किसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम तो सोचे थे कि एक वीडियो में कवर हो जाए, लेकिन हमको लगता है कि इसका अभी 5-6 पार्ट और बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, वीडियो को देखिए, आप स्किप मत कीजिएगा और यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे हूबहू। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। और ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।